हेलो एवरीवन, आई एम गगनी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स इन सेल बायोलॉजी। तो ये एक डायग्राम है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का ड्यूरिंग एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, जिसके टू फेसेस होते हैं। फर्स्ट वन इज सिस एंड सेकंड वन इज ट्रांस फेस। तो सिस फेस होता है उसको बोलते हैं फॉर्मिंग फेस, एंड जो ट्रांस फेस होता है उसको बोलते हैं मेच्योर फेस। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी डिस्कवरी की गई वो 1867 में जियोर्ज ने की। जियोर्ज नाम के एक साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की। बाद में कैमिलियो गोल्गी ने इसे गोल्जी अपरेटस या गोल्जी बॉडीज नाम दिया। ठीक है, ये मेनली जिस पार्ट में प्रेजेंट होता है उस पार्ट के अराउंड सेल ऑर्गेनल्स absent हो और सिर्फ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट हो। ये जिस पार्ट में प्रेजेंट है, जिस पार्ट के अंदर प्रेजेंट है, मतलब सेल में प्रेजेंट होता है, तो सेल के उस पार्ट के अराउंड अगर कोई ऑर्गेनल प्रेजेंट ना हो और सिर्फ साइटोप्लाज्म हो तो उस जोन को बोलते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे गोल्जी अपरेटस के। तो इसमें सबसे पहला कंपोनेंट आता है सिस्टर्ने। उसके बाद में जो कंपोनेंट आता है वो आता है ट्यूब्यूल। फिर उसके बाद में वेसिकल, एंड लास्ट वन इज गोल्जियन वैक्यूल। ये इसके मेन कंपोनेंट होते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर या एक गोल्जी अपरेटस के। इसकी फंक्शनिंग मेनली क्या होती है? इसकी मेनली फंक्शनिंग होती है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन। ये एक मेम्ब्रेन को दूसरी मेम्ब्रेन में कन्वर्ट करता है। सबसे मेजर इसका ये रोल होता है। उसके बाद में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन एंड लिपिड्स की फॉर्मेशन करते हैं उनको ग्लाइकोलिपिड एंड प्रोटीन्स में कन्वर्ट भी गोल्जी अपरेटस के द्वारा ही किया जाता है। तो ये थे इसके फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर। अब हम डिटेल में इनकी हर एक पार्ट या कंपोनेंट को डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन होगी और क्या क्या उसके रोल होंगे। देखें गोल्जी कॉम्प्लेक्स के कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है सिस्टर्ने, जिसकी 4 to 8 स्टेक्स होती है और ये वेरी करती है 3 to 20 स्टेक्स के ऊपर। ये एक मेम्ब्रेन बाउंड सैकुलस होता है। जो सैकुलस हम इस गोल्जी को सिस्टर्ने को भी बोल सकते हैं। सिस्टर्ने को हम सैकुलस भी बोलते हैं एक टाइप से, जो स्मूथली मेम्ब्रेन बाउंड एक स्टेक के रूप में देखा जाता है। इसकी जो साइज रहेगा वो 60 to 90 एंगस्ट्रॉम के अराउंड रहेगा। और एडजस्टेंट स्टेक का जो साइज होगा या एडजस्टेंट सिस्टर्ने की स्टेक का जो साइज, जो बीच में गैप देखने को मिलेगा, वो 100 to 300 एंगस्ट्रॉम के बीच में देखने को मिलता है। उसके बाद में जो सेकंड ऑर्गन आता है वो है कंपोनेंट आता है वो है ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स होती है इसकी पेरिफेरी के ऊपर जो देखने को मिलती है। ठीक है, और ये फ्रस्ट्रेशन से मिलके बनता है सिस्टर्ने की। सिस्टर्ने के अंदर जब सिस्टर्ने में फेनेस्ट्रेशन होती है तो उससे ट्यूब्यूल की फॉर्मेशन होती है, जिसका साइज वेरी करता है 30 to 50 नैनोमीटर के अराउंड। ठीक है, अब हम बात करें थर्ड कंपोनेंट की गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। तो थर्ड कंपोनेंट है वेसिकल्स, जिसका साइज वेरी करता है 20 to 80 नैनोमीटर के अराउंड, और ये अटैच होता है ट्यूब्यूल्स की टिप के ऊपर। ट्यूब्यूल्स की टिप के साथ में ये अटैच होता है। और ये दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंड कोटेड। दो टाइप के वेसिकल्स देखने को मिलते हैं। जो कोटेड होते हैं उनका जो सरफेस होता है वो रफ टाइप का सरफेस देखने को मिलता है, जो कि प्रोटीन को कैरी करते हैं या फिर प्रोटीन का अपटेक करते हैं। बट इन केस ऑफ स्मूथ सरफेस
ये क्या करते हैं, ये एक्सक्रीटरी पार्ट्स या फिर रिमूविंग पार्ट्स को कंटेन रखते हैं, तो इनको सिक्रेटरी वेसिकल्स भी बोला जाता है। अब हम बात करें सिस्टम ने कि इस डायग्राम के अंदर, तो इस डायग्राम में आपको टू फेसेस दिख रहे होंगे। फर्स्ट वन इज सिस, या फिर इसको बोल सकते हैं कन्वेक्स फेस, इसको बोल सकते हैं कनकेव फेस। तो इसमें जो सिस फेस होता है वो होता है फॉर्मिंग फेस, जिस साइड से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स हैं वो एम्बेडेड हो रहे हैं गोल्गी अपरेटस में। एंड जो सेकंड फेस है वो है ट्रांस फेस या कनकेव फेस, इसको बोलते हैं मैच्योर फेस, जिसमें कंप्लीट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वेसिकल्स हैं वो इसके अंदर एम्बेडेड हो चुके हैं, और ये अभी एक मैच्योर स्टेज के अंदर आ चुका है, जिसके अंदर स्मूथ एंड कोटेड टू टाइप के वेसिकल्स आगे मूव करेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो ये कंप्लीट कंपोनेंट्स थे एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स के। अब हम बात करते हैं कि एक गोल्जी कॉम्प्लेक्स की फंक्शनिंग क्या क्या रहेगी एक सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में। फंक्शनिंग देखेंगे इसकी कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स की फंक्शनिंग क्या क्या होती है। सबसे पहले फंक्शनिंग सिक्रेशन। जो ग्लैंडुलर सेल्स होती है, ग्लैंडुलर सेल्स वो अपने प्रोडक्ट की पैकिंग के लिए गोल्जी अपरेटस के ऊपर डिपेंड रहती है। सेकंड इसकी फंक्शनिंग होगी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेम्ब्रेन में हेल्प करता है, और ट्रांसफॉर्मेशन किसकी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो मेम्ब्रेन होती है उसको सेल मेम्ब्रेन में ये कन्वर्ट करता है। तो एज ए ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट की तरह ये बिहेव करता है और मेम्ब्रेन का ट्रांसफॉर्मेशन ये करता है। उसके बाद में इसका अनदर रोल होता है कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो लिपिड्स एंड प्रोटीन की फॉर्मेशन हुई थी, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की फॉर्मेशन हुई थी, उनको कार्बोहाइड्रेट के साथ में कंबाइन करके, कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में कंबाइन करके उनको ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद में हार्मोन सिक्रेशन में भी इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हार्मोन सिक्रेशन में ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अनदर इसका फंक्शनिंग होती है कि मैट्रिक्स, जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उनके मैट्रिक्स, कनेक्टिव टिश्यू के मैट्रिक्स को प्रोड्यूस करने में गोल्जी अपरेटस का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंड इसका इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे भी देखने को मिलता है कि ये न्यू सेल वॉल की फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर जो मिडल लेमिला होता है, मिडल लेमिला वो पेक्टिन की कंपोजिशन का होता है। तो गोल्जी अपरेटस मिडल लेमिला की फॉर्मेशन करते हैं और अदर पॉलीसेकेराइड्स भी प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और साइटोकाइनेसिस प्रोसेस के अंदर प्लाज्मा लिमा की फॉर्मेशन भी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा की जाती है। तो ये थे इंपॉर्टेंट फंक्शन गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो परफॉर्म करता है एक सेल के अंदर। डिस्कस करते हैं लाइसोसोम्स के बारे में, जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले 1855 में क्रिश्चियन डी ड्यूब ने इसकी डिस्कवरी की थी। और बेसिकली लाइसोसोम्स होते क्या हैं? लाइसोसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन रखते हैं इन ए क्रिस्टलाइन शेप, जिसका साइज वेरी करता है 5 to 8 नैनोमीटर। ठीक है, इनमें इनमें मोस्टली ये मोस्टली मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स को कंटेन रखते हैं। इनके अंदर अराउंड 50 एंजाइम्स देखने को मिलते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे एसिड फोस्फेटेस, सल्फेटेस, प्रोटीएज एंड पेप्टिडेज, इस टाइप के एंजाइम्स इनके अंदर देखने को मिलते हैं। तो ये सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होने की वजह से, और डाइजेस्टिव एंजाइम लो पीएच के ऊपर वर्क करते हैं, तो इसके अंदर एसिडिक कंडीशन देखने को भी मिलती है। लाइसोसोम्स के अंदर एसिडिक कंडीशन देखने को मिलती है। इसका जो साइज होता है वो 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर तक वेरी करता है, और ये प्रेजेंट होती है ऑल एनिमल सेल्स में एक्सेप्ट आरबीसीज। ठीक है, ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स के अंदर ये एब्सेंट देखने को होती है। एंड ये पार्टिसिपेट करती है जीईआर, गोल्जी अपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉम्प्लेक्स या सिस्टम के अंदर इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये एक सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के को पार करता है। तो मतलब ये एक शेप को शो नहीं करता, ये अपनी शेप को चेंज करता है
और इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म ये शो करता है एक सेल के अंदर, और अब हम बात करेंगे इसके पॉलीमॉर्फिज्म कंडीशन के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लाइसोसोम्स की। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी लाइसोसोम्स, जो कि न्यूली पिच्ड ऑफ लाइसोसोम होता है, गोल्जी अपरेटस से वो न्यूली फॉर्म्ड होता है, जिसके अंदर जो फंक्शनल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो ग्रेनुलर की फॉर्म में होते हैं। ग्रेनुलर की फॉर्म में जब एक लाइसोजाइम एक एंडोसोम के साथ में कंबाइन होता है तभी वो फंक्शनिंग शो करता है, और ग्रेनुलर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स एक्टिव होते हैं। उसके बाद में हम बात करें सेकंड लाइसोसोम की, तो वो है सेकेंडरी लाइसोसोम, जिसके अंदर जो जिसको हम डाइजेस्टिव वैक्यूल भी बोलते हैं। ये फूड कंटेनिंग फेगोसोम्स जब कंबाइन होते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स के साथ में, तब सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होती है। फूड कंटेनिंग फेगोसोम्स जब लाइसोसोम के साथ में कंबाइन होंगे तो सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन होगी, जो कंपेरेबली प्राइमरी लाइसोसोम से साइज में लार्ज होता है एंड एक्टिव होता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे वो इसमें एक्टिव होंगे। उसके बाद में हम बात करें लास्ट की, तो है टर्सरी लाइसोसोम या फिर रिजाइडल बॉडी जिसको बोलते हैं। इसमें इनडाइजेस्टेड फूड देखने को मिलता है, जो कि इस लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेनली फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू ये लाइसोसोम जो फूड होता है उसको बाहर रिमूव करते हैं, बट इन सम केसेस अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट नहीं है या फिर फेगोसोम फेगोसाइटोसिस प्रोसेस है वो परफॉर्म नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशंस के अंदर जो इंडाइजेस्टेड फूड है वो सेल के अंदर ही रहता है, और स्टोरेज फूड या फिर इंडाइजेस्टेड स्टोरेज फूड टाइप ऑफ डिजीज देखने को मिलती है, जिसको हर्लर डिजीज, हेपेटाइटिस एंड पॉम्स टाइप ऑफ डिजीज भी बोलते हैं, और इस टाइप की डिजीज इसकी केस में देखने को मिलती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेजेस। सबसे पहला प्राइमरी लाइसोसोम देखने को मिलेगा, फिर सेकेंडरी, फिर रिजाइडल बॉडी, और डिफरेंट डिफरेंट इसकी शेप भी रहेगी। सबसे पहले स्मॉल, उसके बाद में लार्ज, उसके बाद में लार्ज, और सबसे पहले ये इनएक्टिव फॉर्म में होगा, ग्रेनुलर फॉर्म के जिसकी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स देखने को मिलेंगे, जो एंडोजम्स के साथ में कंबाइन होंगे तब वो एक्टिव होगा। उसके बाद में फूड कंटेनिंग फेगोसोम के साथ में जब प्राइमरी लाइसोसोम कंबाइन होगा तो सेकेंडरी प्राइमरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन करेगा। उसके बाद में लास्ट वन है रिजाइडल बॉडीज, जो इनडाइजेस्टेड फूड को कंटेन रखते हैं। तो ये थ्री टाइप्स थी लाइसोसोम्स की, और इस डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स या फॉर्म के अंदर इसकी एग्जिस्टेंस को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाइसोसोम की फंक्शनिंग के बारे में कि ये किस किस टाइप की फंक्शनिंग को शो करता है एक सेल के अंदर। हम डिस्कस करेंगे इसकी फंक्शनिंग की। सबसे पहले इसकी फंक्शन आती है कि ये इंट्रासेलुलर डाइजेशन, मतलब सेल के अंदर का जो डाइजेशन होगा उसको कंप्लीट करेगा। सेकंड, ये बॉडी डिफेंस के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होती है उसके अंदर भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉडी डिफेंस है जो बाहर से जो फॉरेन पार्टिकल्स या प्रोटीन्स जो इस सेल के अंदर एंटर करेंगे उनका ये डाइजेशन करने में हेल्प करता है। स्पर्म लाइसिस मतलब एग की जो लेयर्स होती हैं उनके ब्रेकडाउन में ये हेल्प करता है। डिस्पोजेबल जो डेड सेल्स होती है या फिर जो वो सेल्स जो यूजफुल नहीं होती उनका डाइजेशन करने में भी ये हेल्प करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, जो सेल के बाहर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे उनका भी ये डाइजेशन शो करता है एंजाइम्स को रिलीज करके। उसके बाद में एक प्रोसेस होती है ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस का मतलब है न्यू बोन्स की फॉर्मेशन होना फ्रॉम द कार्टिलेज। कार्टिलेज से न्यू बोन्स की फॉर्मेशन होना ऑस्टियोजेनेसिस कहलाता है, मतलब बोन्स की फॉर्मेशन की प्रोसेस को ऑस्टियोजेनेसिस बोलते हैं। जब न्यू बोन की फॉर्मेशन होती है कार्टिलेज से, या फिर रीमॉड्यूलेशन होता है, रीमॉडलिंग होती है एक बोन की, तो उसके अंदर जो सबसे पहले जो ऑस्टियोक्लेस्ट सेल थी उसके अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करने की ज़रूरत होती है। पहले जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है बोन के अंदर उस मैट्रिक्स को रिमूव करने की ज़रूरत होती है, ताकि जो बोन्स हैं वो नई बन सके या फिर उसका रीमॉडलिंग हो सके।
तो इसके लिए इस मैट्रिक्स को रिमूव करने के लिए लाइसोजाइम्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन सेल्स में। तो ये कंप्लीट था फंक्शनिंग एक लाइसोजाइम की कि वो सेल्स के अंदर क्या क्या फंक्शनिंग को शो करता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जो लाइसोसोम्स होते हैं उनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं सेल का, बिकॉज जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा एक्टिव या फिर डेंजरस होते हैं कि वो कंप्लीट सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं वो सेल से एक मेम्ब्रेन के बीच, जैसे कि ये एक लाइसोजाइम है, तो सिर्फ इस मेम्ब्रेन का डिफरेंस होता है कंप्लीट सेल को डाइजेस्ट करने के लिए और अपनी फंक्शनिंग को परफॉर्म करने के लिए। तो सिर्फ ये मेम्ब्रेन होती है एक कंप्लीट सेल की लाइफ को डिसाइड करने के लिए। ठीक है, अगर ये मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाती है तो कंप्लीट जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं वो इस सेल के अंदर एग्जिट हो जाएंगे और कंप्लीट सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे। इसलिए सुसाइडल बैग्स बोला जाता है लाइसोसोम्स को एक सेल के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर अर्ली नोटिफिकेशंस। थैंक यू।